जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के लास्ट एंड फाइनल पेपर, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, EEDM बोलते हैं। इनका जो 2023 का पेपर सॉल्यूशन था, ठीक है, पेपर था, उसे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखा जाए पेपर आप में याद रखिएगा, इसमें किसी भी तरह का MCQ वगैरह इंक्लूड नहीं होता है। और ये टोटल मार्क की बात की जाए तो 50 नंबर का होता है। और यदि टाइमिंग की बात की जाए तो हर एक सब्जेक्ट से आधा घंटा कम, यानी ये 2 घंटा 30 मिनट आपको टाइम इसमें दिया जाने वाला है। और इसमें देखा जाए तो टोटल क्या कर देते हैं, एक यदि क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कितने पार्ट रहेंगे, 3 पार्ट, A B C। और हर एक पार्ट में से आपको कितने क्वेश्चन करने रहेंगे, 2 क्वेश्चन। तो यानी हर एक पार्ट से क्या मिलने वाले हैं आपको 5 और गुणे में 2, यानी बराबर आपको क्या करने वाले, 10 नंबर यहाँ से मिलने वाले। इसी तरह से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कितना, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, तो 5 बचे यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना रहेगा। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। तो 10 बचे यानी 10 बचे 50 नंबर आपका इजीली यहाँ से हो जाने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रखा, एक्सप्लेन इकोसिस्टम क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए, इकोसिस्टम क्या होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर देते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उन्हीं के बीच में जो रिलेशन बनता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। दोबारा सुनिए, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्ट करता है, ठीक है, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करता है, किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उससे जो सिस्टम क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब लिखा क्या हो गया, अब इन पे आते हैं। इकोसिस्टम इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट जो लिविंग बोले हैं, इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंटल, एक्सचेंज द एनर्जी एंड मैटर, इज नोन एज इकोसिस्टम। वही तो बोले हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर क्या लिखा है, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी, मतलब कोई पर्सन जो इकोसिस्टम की एकदम स्टडी करता है उसे क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। चलो, और देखो, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल होम इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसा आदमी है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नेचर के अनुसार क्या कर देता है, स्टडी करता है अपने अगल बगल को, उससे भी इकोलॉजी बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोलॉजी यानी 2 में डिवीजन किया गया, एक तुम्हारे पास क्या हो गए, बायोटिक हो जाएंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए बायोटिक हो जाएंगे। बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, जैसे प्रोड्यूसर जो पेड़ होते हैं, कंज्यूमर जो क्या कर देते हैं, हम सब लोग प्रेजेंट हैं, जितने भी जानवर अगल बगल प्रेजेंट है वो, फिर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस इसके अंतर्गत आता है, फिर डिकम्पोजर आता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, सबसे पहले दे रखा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहले दे रखा बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट होते याद रखना, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक को हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, इट कंसिस्ट ऑल लिविंग मेंबर ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब हमारे इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, सब तुम्हारे पास इसी के अंतर्गत रखा जाता है। अब प्लांट को क्या बोलते हैं, एनिमल को क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो क्या बोलते हैं, उनका एक नाम होता है। तो प्लांट को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास मेनली ग्रीन ही प्लांट आते हैं। अब क्यों इन्हें प्रोड्यूसर रखा जाता है, प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करने वाले। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, किसी भी सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपनी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसी फोटोसिंथेसिस को हम आल्सो नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करते हैं, और हमारे अगल बगल से क्या होता है, सराउंडिंग से पानी आता है, इनकी उपस्थिति यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में यहाँ सनलाइट हो जाता है। सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6, और प्लस में तुम्हारे पास क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, लार्ज अमाउंट में एनर्जी को बनाते हैं, किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी वहाँ पर लिख सकते हैं। एक सिंथेसिस और होता है जिसे हम कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। अब इसमें क्या लिखा, प्लांट स्पीसीज विद लिविंग इनसाइड द ओशियन वाटर प्रोड्यूस देयर फूड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट
ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गए, इनके कहने का मतलब क्या होता है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ओशियन के अंदर रहते हैं, वो अब्सेंस ऑफ सनलाइट में, मतलब उन्हें सनलाइट नहीं रहे तब भी वो अपना भोजन बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल। जब केमिकल से भोजन बनाते हैं तो उसे हम कीमोसिंथेसिस बोलते हैं, जब लाइट से बनाते हैं तो फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो ये हो जाएगा किसके, प्रोड्यूसर के बारे में। अब कंज्यूमर क्या होते हैं, इसमें ध्यान से सुनिए। कंज्यूमर मतलब जो फूड को कंज्यूम करते हैं डायरेक्ट टू किससे, किससे भाई बोलिए, प्रोड्यूसर से, या किसी तरह से इंडिपेंड हो, ठीक है। कभी कभी कंज्यूमर पर डिपेंड रहता है, जो तुम्हारे पास हर कार्निवोरस रहते हैं। तो इसमें लिखा है द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड यानी फूड बाय द फीडिंग ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कंज्यूमर बोलते हैं। मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से फूड को एब्जॉर्ब करता है, लेता है, उसे हम कंज्यूमर बोलते हैं। 3 इसे कैटेगराइज करिए, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और क्या हो गया, बैक्टीरियोरस। अब यानी हर्बीवोरस क्या होता है, ऐसे एनिमल जो क्या करते थे, प्लांट को खाते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ से यानी रैबिट हो गया, इंसेक्ट हो गया, डियर हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कार्निवोरस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो क्या कर देते हैं, किसी भी मीट को खाते हैं, ठीक है, जैसे स्नैक हो गया, फ्रॉग हो गया, टाइगर हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ओमनीवोरस जो क्या कर देते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों को खा जाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, इसके अंतर्गत आता है। यानी क्या होता है, डिट्रीवोरस क्या होता है, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को किया खाते हैं, इसे सैप्रोफिटिक भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, अर्थवर्म, आंट वगैरह आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा है डीकम्पोजर क्या होता है। डीकम्पोजर नाम से ही पता है, डीकम्पोजर मतलब ये सड़ाने का काम करते हैं। तो ये तुम्हारे पास क्या लिख दिया है, डिराइव देयर फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई मेनली होते हैं। डीकम्पोजर सीधे सिंपली समझिए, ये क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। ये किसी भी कोई फूड आइटम है तो उसे ब्रेक करते हैं एंजाइम के थ्रू, और ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते थे। ये आपके बायोटिक के अंतर्गत था। अब ए बायोटिक में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, मेनली इसमें ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर, अवेलेबिलिटी यही सब आता है। ए बायोटिक कंपोनेंट में तुम्हारे पास नॉन लिविंग सब्सटेंस आते हैं, ठीक। जैसे इसमें फैक्टर यूज हो सकते हैं नॉन लिविंग में, जैसे टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, सॉइल टाइप हो गया, वाटर अवेलेबिलिटी हो गई, ह्यूमिडिटी, यानी क्या होगा, प्रिसिपिटेशन, लाइट वगैरह भी इंक्लूडेड होती हैं। ये सब इसी के अंतर्गत में आती हैं, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। कुछ केमिकल फैक्टर होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब देखो हम क्या बोले थे, इकोसिस्टम क्या होते हैं, जब कोई लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब बताइए, टेम्परेचर न रहे तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो बताओ हम इस पर डिपेंड है कि नहीं। विंड, हवा न रहे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। सॉइल टाइप, सॉइल न रहे तो हम क्या करेंगे, अपना फूड आइटम नहीं ग्रो करा पाएंगे धरती पर। तो ये दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये था इकोसिस्टम। वहीं जस्ट नीचे हमारे लिखा था अब फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम देखा जाए तो ये करने का काम किस में होता है, इन एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इसका काम होता है। इकोसिस्टम डिपेंड अपॉन द वेरियस फंक्शन। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो फूड चेन और फूड वेब में इनका बहुत महत्वपूर्ण है। अब मान लेते हैं फूड चेन क्या होता है। फूड चेन क्या होता है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड हो के, ठीक है, एक नेटवर्क का फॉर्म पर करता है तो उसे फूड वेब बोला जाता है। जैसे अब फूड चेन क्या बोला जाता है, जैसे यहाँ पर कोई प्लांट है, प्लांट को कौन खा गया, ठीक है, प्लांट को खाने वाले तुम्हारे पास डियर हैं, डियर को खाने वाले शेर हैं, ठीक है, लायन है। तो ये बताओ इनके बीच में क्या हो गया, चैन बना कि नहीं, इसी को फूड चैन बोला जाता है, ठीक। एनर्जी फ्लो कराने के लिए इकोसिस्टम चाहिए। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोसिस्टम चाहिए, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी हमारे पास इकोसिस्टम चाहिए। और हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमी, ठीक है, इकोलॉजिकली रेगुलेशन, ये भी हमारे पास इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। तो ये था आपके बारे में, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है, सॉरी इकोसिस्टम के बारे में। अब उसी के जस्ट नीचे हमसे दे रखा किसमें, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। नाम से पता, बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी होती है। जैसे हमारे अगल बगल देखा जाए तो इतनी बायोडाइवर्सिटी है, जैसे आपके क्लास में ही देख लो, कोई, ठीक है, कोई गोरा होगा, कोई मोटा होगा, कोई, ठीक है, कोई काला होगा, कोई एकदम से मोटा होगा, एकदम से हैवी टाइप में, मतलब एकदम से 80-85 किलो का होगा, ठीक है। तो वो डाइवर्सिटी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रही कि नहीं। उसी तरह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगल बगल देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो, कोई उड़ जा रहा है, कोई पानी में रह रहा है, कोई धरती पे रह रहा है, कोई पेड़ पे रह रहा है, कोई उड़ता रहा है,
ठीक है। तो ये सब लिविंग किस में अंदर डाइवर्सिटी यानी वैरायटी देखने को मिलती है। तो वही चीज़ें क्या होती है, डाइवर्सिटी जो वैरायटी और वेरिएबिलिटी अमंग द ऑल ग्रुप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन इकोसिस्टम ऑक्युपाई, ठीक उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब किस किस लेवल पे हो सकता है, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा जाए तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है, ठीक। जेनेटिक मतलब वो जीन लेवल पे ही जाके उनका बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। ऐसे अब धान देख लीजिए, धान की कईयों वैरायटी आती है, जीन लेवल पे जाके देख लेते हैं कि अच्छा ये मोटका चाउर है, ये पतरका चाउर है, ये सब देख लेते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ें कह रखा है, ठीक है। और क्या हो गया स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसमें क्या कर देते हैं, दो स्पीसीज के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज। प्लांट स्पीसीज में जैसे एप्पल, मैंगो, वीट और तुम्हारे ग्रेप्स, राइस, ये सब एक ही स्पीसीज देखा जाए तो सेम ही होते हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे पास किस में आ जाते हैं, एनिमल स्पीसीज में लायन, टाइगर, एलिफेंट, डियर, ये सब देखा जाए तो जंगल में ही रह रहे हैं, मगर ये एनिमल में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये सब कौन एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, ठीक है। ये हो जाएगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। हमारे अगल बगल देखा जाए तो इकोसिस्टम ही बाय डाइवर्सिटी देख लें। अब तुम रिवर इकोसिस्टम में जाओ, रिवर मतलब नदियों में जाओ तो देखो कोई बहुत बड़ी मछली है, ठीक है, कोई छोटी मछली है, कोई मैमल है, कोई बच्चा पैदा कर रही है, ठीक है, कोई अंडा पैदा कर रही है, ठीक है। कहते हैं जैसे ना मंगूरी मछली बोल देते हैं, गिरई मछली बोल देते हैं, ये सब मछली की वेराइटी है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, रिवर इंक्लूड फिशेस आ जाती हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट आ जाते हैं। तो ये सब बताओ बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ देखने को मिल रही है, हमारे समुद्र के अंदर देखने को मिल रही है। तो ये बताइए हो रहा है कि नहीं। अब फंक्शन इन यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, ये लिखा है कंजेशन, तुम्हारे पास क्या होता है, लिख दिया है, ठीक है, कंज्यूमेटिव यूजेज, मतलब भोजन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यूजेज कर रहे हैं, यानी प्रोडक्टिविटी यूजेज, मतलब प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट इसे हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये होगा इसका फंक्शन। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, बी वाले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया यहाँ से, इसमें बोल दिया क्या, हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स इफेक्ट इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हैं हमारे इकोलॉजी पे और इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको आपको बता देना है, ठीक है। जैसे हमें एग्रीकल्चर में देखा जाए तो हम इतनी सारी खाद वगैरह यूज कर रहे हैं, तो हमारे ग्लोबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी सॉइल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ह्यूमन एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस सब को आपको बता देना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखा ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक, एंड इस इफेक्ट ऑन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या देख रखा है, ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ द कॉजेज रैपिड इन्वायरमेंटल चेंज इन ऑन अर्थ, मतलब हम ह्यूमन एक्टिविटी को इतना चेंजेज कर रहे हैं कि पर डे हमारा इकोसिस्टम क्या रहा है, इन्वायरमेंट को चेंजेज कर रहा है। जैसे ह्यूमन हैव द ग्रेटली अफेक्टेड द इन्वायरमेंटल लाइक इफेक्ट ऑन बायोफिजिकल इन्वायरमेंटल, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इतना इफेक्ट कर रहे हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी हमारे बायो, ठीक है, बायो मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, कंपोजिशन एंड यानी डाइवर्सिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी ये ख़राब कर रहा है, उसके रिसोर्सेज को भी ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम, सबसे पहले देखा जाए तो एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होता है, एवरी, ठीक है, देखो क्या दिया, यानी एवर इंक्रीज वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब पर डे देखा जाए तो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसको ग्रो कराने के लिए, उसे मेंटेन, भोजन के लिए हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी डिमांड होती है, किसकी, फूड की, खाने की ज़रूरत होगी। देखो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भोजन की डिमांड बढ़ेगी, तो भोजन की डिमांड बढ़ने के नाते क्या कर देते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फोर्सली क्लियर द फॉरेस्ट, मतलब हम जंगलों को काट रहे हैं, चलो हमने जंगल को काट दिया और हमारे जो थोड़ा बहुत खेत बचे उसमें भी हम घर बनवा ले रहे हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, यदि जंगल को काटेंगे तो डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड, यानी तुम्हारे पास वाइल्ड लाइफ, मतलब क्या हो गया, यदि हम जंगल को काटेंगे तो जाहिर सी बात हमारी जो जंगल की जीव हैं उनको भी क्या करेगा, बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ से लिख रखा। दूसरा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाइमेट चेंजेज होगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग चेंजेज होगी, हमारी अर्थ की टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। इस प्रेजेंट टाइम में देख सकें, अब ज़िंदगी हमारी एटलीस्ट लगभग 23 से 24 या 25 साल की एज होगी, सबसे ज़्यादा गर्मी क्या होगा इस साल, यानी 2024 में हमें देखने को मिली। अब तुम सोचो क्लाइमेट में कितना चेंजेज है, ठीक है, 50 डिग्री चल जा रहा है टेम्परेचर। तो वही चीज़ का ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाइमेट चेंज के नाते ये ह्यूमन एक्टिविटी के ही द्वारा हो रहा भाई, ठीक है। हम क्या करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, पेड़ लगाएं, ठीक है, सोचेंगे केवल, लगाएंगे एक भी नहीं, ठीक है। तो क्या किया जाए, तो ये सब जो चेंजेज हो रहा है
वही चीज़ें क्या रखा, देखो यहाँ से इंक्रीज द पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जिससे तुम्हारे पास मिलियन ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड पर डे रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में ईच ईयर। अब सोचो ईच ईयर इतने हो रहे हैं। अब हम उसमें डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम पे, जिससे राइज द ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर बढ़ेगा, डिस्ट्रक्शन होगा साइकिल, ठीक है, और इवेपोरेशन की रेट घटेगी, जिससे दिक्कतें होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया, ठीक है, इसके बारे में ग्लोबल एक्वाटिक रिसोर्सेज डिग्रेडेशन के बारे में, मतलब जो एक्वाटिक लाइफ है उनमें क्या बीत रही है। अब इनमें सुनिए, देखिए एडिशन ऑफ द फास्फोरस एंड नाइट्रोजन नाइट्रेट इनटू द नेचुरल सॉइल। हम पर डे क्या कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा खाद अपने पेड़ यानी खेतों में यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, हाई प्रोडक्शन के लिए, जिससे क्या हो रही है, हमारी लैंड और वाटर सिम्टम देखा जाए तो धीरे धीरे वो ख़राब हो रही है, ठीक है। अब क्या लिखे हैं, अल्टर इकोसिस्टम रैपिडली क्या हो रही है, इकोसिस्टम के द्वारा हमारे एक्वाटिक लाइफ क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है, धीरे धीरे उनकी डेथ हो जा रही है, ठीक। तो ये सब देखिए इफेक्ट पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन इसी में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक। अब इनमें एक एग्रीकल्चर था, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, मतलब हम ज़्यादा अमाउंट में पेड़ को क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन मीन कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इन स्टैंड ऑफ ट्री कन्वर्टिंग इनटू द लैंड इन नॉन फॉरेस्ट यूजेज कर रहे हैं, मतलब जो पेड़ खड़ा है उसे हम काट के अपने लिए क्या कर रहे हैं, खेत प्यारा सा बना ले रहे हैं। इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिससे क्या हो कि ग्लोबल वार्मिंग का चांस बढ़ रहा है। लॉस द बायोडाइवर्सिटी ट्री अल्टर इकोसिस्टम रिजल्ट है, यानी क्या देखा, रेडिटी इरोजन ऑफ सॉइल, इससे इरोजन ऑफ सॉइल बढ़ रहा है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रही है। फाइनली क्या हो गया, ठीक है, मैनी फॉरेस्ट एनिमल के लिए काटा जा रहा है, ठीक है। इसमें तुमसे बोल दिया प्लास्टिक प्रोडक्शन। प्लास्टिक प्रोडक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, एक तरह का देखा जाए नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ से बोल रहा है, ठीक है। प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे हमारे पास सबसे ज़्यादा, और रिसाइकल में इसका जो यूज़ तो किया जाता है, बट इसे देखा जाए तो यदि ये हमारी अर्थ इसे कंज्यूम करके डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो इससे भी हमारे क्लाइमेट में चेंज होगा। और तुम्हारे पास क्या लिखा, इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तथा अदर ग्रीन गैसेज, मतलब क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या इमिट कर रहे हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड को। देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट क्या होगा, निकल रहे। जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को जला रहे हैं, ठीक है, ये सब जितने भी सिस्टम है कूड़े को बढ़ा रहे हैं, तो वही चीज़ें सारी चीज़ें ये बोल रहा है, ठीक है। ये बोल दिए यहाँ से। फिर क्या लिखा, डिस्ट्रक्शन ऑफ रीफ्स, यानी रीफ्स में क्या होगा, डिफरेंस यानी डिस्ट्रक्शन होता है। ओशियन में सिस्टम है हमारे डिफरेंस यानी देखने को मिल रहा है। प्रोडक्शन ऑफ द एक्वाटिक स्पीच हमारे धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही हैं। तो ये सब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी वाटर पॉल्यूशन हो रहा है क्लाइमेट चेंजेज के कारण से, ये सब सारी चीज़ें वहाँ से बोल रहे हैं। तो ये था आपके यानी बी के बारे में। नेक्स्ट देख रहेगा डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेशन और बायोडिग्रेडेबिलिटी के बारे में आपको बता देनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा, बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, बायोडिग्रेडेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डिले, ठीक है। देखो बायोडिग्रेडेबल इज द प्रोसेस ऑफ द डीके कॉज बाय द बैक्टीरिया फंगाई एक्शन ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन थ्रू द केमिकल प्रोसेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल बैक इनटू द इन्वायरमेंटल। दोबारा सुनिए, बायोडिग्रेडेबल एक तरह का ऐसा प्रोसेस होता है जो बैक्टीरिया तथा फंजाई के एक्शन के द्वारा जो भी तुम्हारे पास क्या होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उन्हें सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ के दोबारा हमारे इन्वायरमेंटल में भेज देना, उसी को क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेशन बोला जाता है, ठीक। इसमें मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गया, कहीं आप फेंक दिए तो बैक्टीरिया के द्वारा धीरे धीरे उसको सड़ा दिया जाएगा, दोबारा वो कहाँ पर हो जाएगा, सॉइल में, और हमारी इन्वायरमेंट में मैनेज हो जाने वाला है, ठीक है। वही चीज़ें ये बोल रहा है। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ फैक्टर डेट रेट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल को घटा बढ़ा सकते हैं। यदि लाइट रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है जी, जैसे ग्रीन हाउस बैक्टीरिया, ठीक है, तुम्हारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो सल्फर की उपस्थिति में और सनलाइट की उपस्थिति में बहुत तेज ग्रो करते हैं। वाटर की, ठीक, वाटर पे भी इफेक्ट करता है, ऑक्सीजन पे भी इफेक्ट करता है, टेम्परेचर पे भी ये इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल देखा जाए तो दो तरह के होते हैं, एक एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। नाम से पता है, एरोबिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पर ग्रो करते हैं, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं, उनमें अपना काम करते हैं।
उसे एरोबिक बैक्टीरिया बोला जाता है। एनारोबिक बायोडिग्रेडेबल जो पर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, जैसे मैथोजन, ठीक है, यानी लिखा है मैथोजेनेसिस के बैक्टीरिया होते हैं, एसिडोजेनेसिस के बैक्टीरिया होते हैं, एसिटोजेनेसिस के बैक्टीरिया होते हैं, हाइड्रोलिसिस होते हैं, ये सब क्या कर देते हैं, मगर ये सब याद रखना, ये जो ये बायोटिक होते हैं, ये एनारोबिक होते हैं, ये लेस अमाउंट में क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, ऑक्सीजन ना के बराबर करते हैं और लेस अमाउंट में एनर्जी की देते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके बारे में। अब बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या होती है, बायोडिग्रेडेबिलिटी रिफर टू ऑफ द पोटेंटिलिटी यानी एबिलिटी ऑफ द पॉलीमर टू डिग्रेडेबल टू यानी बायोलॉजिकल एजेंट। कहने का मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबिलिटी एक तरह का तुम्हारे पास ऐसा एबिलिटी होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कितना वो क्या कर रहा, ब्रेक डाउन कर रहा अपने एंजाइम के द्वारा, ठीक है, तो उसे बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से लिस्ट वन एंजाइम टू बायोडाइवर्सिटी ब्रेक टू ऑफ द केमिकल बॉन्ड, ठीक है, और इसमें पॉलीमर, ठीक है, यानी गिवन पॉलीमर चेन को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब क्या करता है, इसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अपने ऊपर से, अपने अंदर से जो भी चीज़ केमिकल निकालता है और एंजाइम के रूप में उसके ऊपर छोड़ता है और उसी को क्या कर जाता है, खाने का काम करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें बायोडिग्रेडेबिलिटी इज अ कंपोस्टेबल पॉलीमर एक्सेस टू द मीन यानी मेजर टू लेबोरेटरी, जिसे मिनरलाइजेशन बोलते हैं। इसमें कंडीशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे क्या हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास क्या चाहिए, सॉलिड स्टेट होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन होना चाहिए, कंटेनर कंपोज वगैरह होना चाहिए, ठीक। तो ये था पहले का क्वेश्चन जो लगभग कितने 20 मिनट में हमने कवर अप किया, ठीक है। यहाँ से 20-25 लगभग 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा भाई, ठीक। अब थोड़ा सा तेज़ी से इधर से चलते हैं। इसमें क्या दिया है दूसरा क्वेश्चन में, एसिड रेन क्या होते हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हम थोड़ा सा तेज़ी से बताते हैं आपको। नाम से पता, एसिड रेन जो बारिश होती है इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसा कि नहीं पूरी एसिड की बारिश होगी, पूरी एसिड की बारिश होगी तो आदमी की स्किन वगैरह तुरंत जल जाएगी, प्लांट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब होती मगर एसिड की मात्रा लेस अमाउंट में होती है। एसिड यानी एसिड रेन प्रेसिपिटेशन ऑफ एसिड फ्रॉम द रेन इज सिंपलेस्ट मैनर। इसमें क्या होती है, व्हेन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट लाइक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सल्फर, ठीक है, रिएक्ट, ठीक है, विथ रेन वाटर, ठीक है, विथ रेन वाटर, ठीक है, विथ रेन वाटर कम डाउन द रेन इन रिजल्टेंट एसिड। कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास सल्फाइड होते हैं नाइट्रोजन से क्रिया करके, ठीक है, वो हमारे बादल में जाके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सल्फर होते हैं वो क्या कर देते हैं, किसी अदर सब्सटेंस से रिएक्ट करके हमारे बादल में जाके प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जब बारिश के रूप में नीचे की तरफ आते हैं तो उसी को उससे हम फॉर्म होता है एसिड का रेन, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा कॉज ऑफ एसिड रेन सल्फर तथा नाइट्रोजन पार्टिकल मिक्स विद द, ठीक है, कंपोनेंट टू कॉज रेन कर देते हैं, ठीक है, बारिश करते हैं। इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल की बर्निंग होती है उससे होती है। अनइथिकल वेस्टेज इमिशन और डिस्पोजल टेक्निक देखने को मिलती है। नेचुरल कॉज लाइक लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग स्टिकिंग, हाँ, स्ट्राइक इन एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब क्या कह रखा है, ये देखा जाए तो नेचुरली होते हैं, ठीक है। इसमें करते क्या है, जो भी आपके केमिकल रहते हैं वो बादल में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जब लाइटनिंग होती है तो उस समय के दौरान ही क्या कर देते हैं, प्रेसिपिटेट होकर नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। ये था इसके रेसिड के बाद, ठीक है। तो यहाँ से दे रखा क्या, उनका कुछ रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ से देखो रिएक्शन दे रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके प्लस वाटर का सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो एक तरह का खतरनाक एसिड है, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना रहा है, या NO3, यानी तुम्हारे पास ये भी नाइट्रिक एसिड खतरनाक एसिड है। तो ये सब हो जाएंगे उसके प्रेसिपिटेट, यानी ये केमिकल हो जाएंगे किसके, एसिड रेन के अंतर्गत। नहीं समझ में आ रहा तो लिख देना कॉज में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या Cl वगैरह हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, डिपोजिट होते हैं। इसे भी मेंटेन करने का काम होता है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर पे, देखो बहुत सारे, देखो यानी एसिड रेन वेरी हार्मफुल इन एग्रीकल्चर, प्लांट और एनिमल के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी इशू हो जाते हैं एनिमल और यानी एनिमल में, ठीक है, और ह्यूमन में क्या होता है, रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एसिड रेन तुम्हारे पास फॉल डाउन ऑफ द फ्लो इन रिवर एंड पॉन्ड में जाते हैं, जिससे एक्वाटिक लाइफ क्या हो जाती है, खतरे में पड़ जाती है। देखिए एसिड रेन होगा तो जाहिर सी बात फ्लो के कहाँ पर जाएगा, एक्वाटिक में जाएगा, वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, दिक्कतें कर सकते हैं, जिससे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सिस्टम के अंतर्गत सर्वाइवल में दिक्कतें होंगी, ठीक है। एसिड रेन कॉजेज द
कोरोजन ऑफ वाटर पाइप को क्या करेगा, कोरोजन करेगा। और एजेंट लीचिंग ऑफ द हैवी मेटल जैसे आयरन, लीड, कॉपर एंड ड्रिंकिंग वाटर में डिफरेंस हो गया। अभी सुने होंगे ताजमहल पे धीरे धीरे वो येलो कलर का डिपोजिट हो रहा, एसिड रेन के कारण से होता। अभी वहाँ पर क्या थी, एक रिफाइनरी फैक्ट्री थी, उसे हटाया गया है वहाँ से, ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ देखो एग्जाम्पल में दिया है, देखो इट डैमेज द बिल्डिंग ऑफ द मोनूमेंट, ठीक है, मेड अप ऑफ द स्टोन तथा मेटल, मतलब जो भी बिल्डिंग स्टोन तथा मेटल से मिलकर बने होते हैं धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ताजमहल, एसिड रिएक्ट विद द मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा था और क्या बना रहा था, टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट बना रहा था। देखिए ठीक, CaCO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, वाटर बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है कि नहीं। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, लिखा है द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन एब्जॉर्ब इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। ठीक है, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। एक डायग्राम के जरिए आपको समझाते हैं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा तगड़ा। ठीक है, गूगल से एक हम डायग्राम लेकर देखिए आपके सामने ये ग्रीन हाउस का प्यारा सा डायग्राम। देखो सनलाइट है, सन से जो रेडिएशन वो अंदर आ रही है, मगर हमारे पास दोबारा क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा रही है। ठीक, तो बताइए धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर जब क्या होगा, वहाँ ट्रैप होगी सनलाइट की मात्रा, तो हमारे पास क्या होगा, अर्थ की टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करने वाला है। तो ये एक डायग्राम होगा, कई ऐसे डायग्राम आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसेस में तुम्हारे पास यही सारी चीज़ें ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे, इनके बारे में नेक्स्ट पे दिखा देंगे। तो ये देखिए क्या होगा, हमारी सनलाइट से सन यानी एनर्जी आ रही, मगर रिफ्लेक्ट होकर देखिए एक ही रो में वापस जा रही, धीरे धीरे हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा। ठीक, जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्ट है, लिखा दिस इंसुलेटेड द सरफेस ऑफ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ है, और प्रिवेंट इस फ्रीजिंग, मतलब धीरे धीरे से क्या कर रही है, प्रिंट यानी प्रिवेंट कर रही हैं। फिर क्या लिखा, डूरिंग द, ठीक है, डूरिंग द डे सन तुम्हारे पास धीरे धीरे अर्थ हमारे एटमॉस्फेयर को हीट कर रहा है। चलो नाइट के टाइम धीरे धीरे उसे क्या कर रहा है, कूलिंग की व्यवस्था कर रहा है एटमॉस्फेयर को। डूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में देखा जाए तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रीन हाउस अर्थ हमारी अर्थ पर आती है, अर्थ में एटमॉस्फेयर पे, और सरफेस को क्या कर रही है, वार्म अप करती है, यानी धीरे धीरे गर्म करती हैं। बट दस द इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, धीरे धीरे क्या यदि इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर का अर्थ, यानी लिखा है टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज़, ठीक है, इंक्रीज कंसीडर, ठीक है, कंसीडर क्या कर रखा, सेवरल, यानी सेवरल ड्रास्टिक इफेक्ट करने का काम करता है। देखिए सिंपली क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये प्रोसेस होता रहेगा तो हमारे पास जो टेम्परेचर रहेगी हमारी अर्थ की धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगी। ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करती हैं और इन्फ्रेड यानी इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रा रेडिएशन जो निकलती है और क्रिएट करती है ग्रीन, ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये होता है। ठीक, मेजर ग्रीन हाउस गैसेज के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। CFC प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ से तुम्हारे पास, ठीक है, पॉल्यूटेंट ग्लोबल वार्मिंग यहाँ तो आप समझ ही गए। ठीक, सिंपली क्या कर देते, कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कौन करते हैं, यदि आप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को आप जला रहे हैं, तो जैसे पेट्रोल जला रहे हैं, डीजल जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, ये फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है। इससे भी हमारे एटमॉस्फेयर यानी ग्रीन हाउस डैमेज करता है हमारी अर्थ को। डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं तो भी हो सकता है। ठीक है, फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग मतलब क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात फर्टिलाइज़र का यूज़, पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर डिपॉजिट होगा। ठीक, इंडस्ट्रीज वेस्टेज तथा लैंड फिलिंग, मतलब जो भी इंडस्ट्री से वेस्टेज निकल रहे हैं हम प्रॉपर रूप में मैनेज नहीं कर रहे हैं, तभी यानी इफेक्ट पड़ जाने वाला है। ठीक, ग्रीन हाउस, ठीक है, लिखा इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब इनका इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या पड़ेगा, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं भाई, ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, देखिए अब ये इनका इफेक्ट क्या करेगा ग्रीन हाउस, सबसे पहले क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आप पढ़ लीजिए। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर हमारे क्या होती है, देखिए हमारी अर्थ है तो अर्थ के ऊपर एक लेयर है जो क्या कर देती है, यूवी रेज से, सनलाइट से जो खराब वेव आती है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करती है। तो यूवी रेज में क्या होगा, यूवी रेज क्या करेगी, अब डिप्लेशन हो जाएगी, ये हमारे पास ओजोन लेयर, तो जाहिर सी बात वो जो गैस है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में आएगी, जिससे दिक्कतें हो सकती हैं।
तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, फिर लिखा ठीक, तुम्हारे पास क्या होगा, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज कर जाएगा। एसिडिफिकेशन ऑफ बॉडी, हमारे पास क्या हो जाएगी, जो भी ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनके शरीर के अंदर एसिडी की मात्रा क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाने वाली है। रनवे तुम्हारे पास क्या रखा, रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो जाएगी, ये भी डैमेज होने का चांस बढ़ सकता है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। फिर क्या रखा है, व्हाट सजेशन वुड बी द मिनिमाइज पॉल्यूशन, मतलब कौन सा ऐसा सजेशन आप प्लीज़ दे दीजिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, यानी पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत सारे मेथड है। स्टडी तो रिड्यूज वेस्टेज, मतलब जो भी है वेस्टेज को हमें क्या कर देना है, रिड्यूज करना है। ठीक है, उतनी ही अमाउंट में मात्रा खरीदिए सामान जो आपके लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट हो, कि नहीं भर भर के फालतू चीज़ें न खरीदिए, प्लीज़ आपसे अनुरोध है। ठीक है, ये हो जाएंगे इनके बारे में। तो इसमें क्या लिखा, इंश्योर प्रॉपर कलेक्शन सिस्टम, तुम्हारे पास म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर के द्वारा वेस्ट जनरेट जो हो रही है टाउन एंड सिटी से, उसका प्रॉपर ठीक है मैनेजमेंट व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लेते देखो सिटी से क्या कर रही है, सिटी में से क्या कर रही है, ज़्यादा अमाउंट में क्या वेस्टेज निकले, तो उसकी प्रॉपर ठीक है देख रेख करना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। फिर क्या कह रखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ मेडिकल, इलेक्ट्रिक, डोमेस्टिक वेस्टेज को अलग अलग सेपरेट मात्रा में क्या कर देना, रखना है। उससे हम क्या कर सकते हैं, यानी मिनिमाइज पॉल्यूशन को कर सकते हैं। देखिए पता है ये मेडिकल वेस्टेज कौन लेता है, एमपीसीसी ले जाती है, और जो डोमेस्टिक वेस्टेज होता है उसके लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपनी व्यवस्था करती है, जैसे नगर पालिका होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब लिखा क्लासीफाई दीज मटेरियल ऑफ द प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक वेस्टेज। अब देखिए आपके घर में आधा होता कूड़ा वाला, तो कहते हैं सूखा कूड़ा इसमें डालिए, ये कूड़ा उसमें डालिए। दूसरा से जो प्लास्टिक होते हैं उन्हें अलग रखिए, नॉन प्लास्टिक वाली चीज़ों को आप अलग रखिए, उससे भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन प्लास्टिक वेस्टेज तुम्हारे पास वेरियस यूजेज हो सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास यूज एज ए फर्टिलाइज़र। ठीक है, दे कैन बी फ्यूल मटेरियल, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, प्लांट कंट्रोल, ये सब भी करने का काम हो सकता है। देखिए अब जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो ठीक है अब सिटी हैं, जो बढ़िया सिटी हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं से एनर्जी जनरेट करा रही हैं। ठीक, उन्हें डिकम्पोज करा के, ठीक, और डिकम्पोज करा के फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज कर जा रहे हैं। तो कितनी बढ़िया चीज़ें हैं। ठीक है, फिर क्या रखा, दूसरे हैंड में देखा जाए, अब दूसरे हैंड में क्या दे रखा है, प्लास्टिक एंड अदर हैंड टेक दैट, यानी 100 ऑफ ईयर टू डिस्पोज होने में कईयों साल लग जाएंगे। ठीक है, प्लास्टिक रिक्वायर, ठीक है प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होती है इनोवेशन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी से बनाया जाए, जिससे क्या काम कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, पिघला के, ठीक, थोड़ा सा हम सेपरेट करके पिघला के एक बार रोड का फॉर्मेशन करते हैं। अब बहुत जगह क्या देखेंगे, रोड जो बना है तारकोल से नहीं बना है। ठीक है, तारकोल से न बना के हम क्या कर दें, मतलब जो बदर उधर आता है उससे न बना के हम क्या कर देते हैं, प्लास्टिक से बना ही देते हैं। वो भी बाइंडिंग कैपेसिटी तगड़ी होती है, पानी में जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। स्टडी तो रिड्यूस, ठीक है, स्टडी तो रिड्यूस एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ड्राइविंग सेलेक्ट वॉक, ठीक है, वॉक एंड राइड बाइक व्हेनेवर यानी पॉसिबली, मतलब क्या कर देते हैं, अब जो बाइक लिए हैं, कार लिए, उससे कम चलाइए। देखिए कितने लोग होते हैं, थोड़ी दूरी तय करना रहता है तभी बाइक निकालेंगे, भंडा से चले जाएंगे। प्लीज़ आप ऐसा न करिए। देखिए पैदल चलिए, आपका सेहत भी थोड़ा सा मेंटेन रहने वाला है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यानी यूज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से आ जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते बसेस हो गई, इनका प्रयोग करिए। अपना कार कम से यूज करिए। जैसे मान लेते आपको 40 किलोमीटर जाना है, तो 40 किलोमीटर मतलब क्या हो गया, यदि मान लेते आपकी गाड़ी एवरेज दे रही है कितना, 20 की कार दे रही है, तो 200 इधर का तेल 400 रुपये हो जाएगा। अब मान लेते किराया कितना होगा, मान लेते 50 रुपये इधर से 50 रुपये उधर से, आराम से 100 रुपये में आ सकते हैं। 100 रुपया सुरती बीड़ी, 5 समोसा, 4 चाउमीन, फुल्की, बर्गर मार देंगे, मतलब 200 रुपये में अपना काम निपट गया। ठीक, तो इसको भी आप थोड़ा सा अप्लाई करिए। मेंटेन द व्हीकल टायर तथा प्रॉपर यानी इन्फ्लेमेशन होना चाहिए। ठीक है, टर्न लाइट ऑफ, ठीक है, यदि रूम से निकलें तो पंखा रूम को बंद कर दें। ठीक है, और पंखा बंद करने के बाद लाइट को भी ऑफ कर दें। तो ये सब सिस्टम फॉलो करेंगे जिससे हम पॉल्यूशन को बता सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, रिड्यूज कर सकते हैं। ठीक है, LED बल्ब का प्रयोग कर दिए, 50 रुपये वाला, 10 रुपये वाला बल्ब करना है, प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, स्टडी टू रिड्यूज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करना है। स्टॉप स्मोकिंग को स्टॉप कर देना है। ठीक, पब्लिक प्लेस पे डू नॉट ओपन फायर द वेस्ट डिस्पोजल, मतलब जो भी आपके घर में डिस्पोजल वाला चीज़ है, ख़राब चीज़ें हैं, उसे ओपन, ठीक, मतलब खुली जगह में नहीं, इसे जला दें, जिससे पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। प्रॉपर मेंटेन में तुम्हारे पास जो भी वेस्टेज है उसे डिस्पोजल मात्रा में ज़्यादा प्रयोग करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेटर आपके लिए ही होने वाला है।
नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है, ठीक है, यहाँ से अभी देख सकते हैं बहुत सारा है, डू नॉट क्लाउड नॉइज अनवांटेड साउंड, कि नहीं आप डीजे बजा रहे हैं पल भर, ठीक, तो उससे मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कह दिया है मेन इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, देखिए एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एनी अनडिजायरेबल चेंजेस, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन एयर, एयर में कोई ऐसी अनुवांछित चेंजेज होती है जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या हो जाती है, डिजीज काजेज करने का, या कोई नॉर्मल इफेक्ट पड़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एयर पॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल गैस इन एयर, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास कार इमिशन, केमिकल फैक्ट्री हो जाती थी, पोलन स्पोर वगैरह आती हैं, ठीक है। ओजोन गैस द मेजर पार्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन इन सिटी, जो सबसे ज़्यादा निकलती, वेन, ठीक है, वेन ओजोन फ्रॉम द एयर पॉल्यूशन इज कॉल्ड है स्मोक, उसे क्या बोला जाता है, उसे स्मोक बोल दिया जाता है। फिर क्या लिखा है, मेन इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन, हमारे मेन इफेक्ट कहाँ पड़ता है। सबसे पहले देखा जाए तुम्हारे पास क्या होगा, एयर पॉल्यूशन इन्वायरमेंटल को करता है, सब पहला हेल्थ को क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। जैसे माने तो एयर पॉल्यूशन होगा तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, यानी क्या होगी, वीजिंग होगी, कॉफ होगा, अस्थमा वगैरह बहुत सारे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ये हो जाएंगे इनके बारे में। फिर क्या रखा है यहाँ से, यानी इकोनॉमिकली इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, मतलब पैसे पे भी डिपेंड करेगा हमारा नेचर, क्रॉप, ठीक है, फैक्ट्री, घर, सब भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारे पास ख़राब हो जाने वाला है, ठीक। तो वही चीज़ें यहाँ से बोल दिया है, ठीक है। फिर क्या रखा है, हाउ टू यानी एयर पोल्यूशन कंट्रोल, एयर पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्या, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कईयों टेक्निक आपके सामने प्रेजेंट है। सोर्स करेक्शन मेथड, मतलब जहाँ से वो निकल रहा है उसी में हम करेक्शन करते हैं, सही कर दें, सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है, ठीक है। तो इसमें क्या करें, इंडस्ट्री जो निकल रही है मेजर कंट्रीब्यूट करती है ही, अब उसे क्या कर देते, एयर पॉल्यूशन फिल्ट्रेशन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। लिख दूसरा क्या होगा, रॉ मटेरियल लिखा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें कम से कम पॉल्यूशन की मात्रा निकले, मतलब धुएं की मात्रा निकले, उसे मैनेज करना है। जैसे इसमें क्या होगा, लो सल्फर फीलिंग, ठीक है, लीड टू, ठीक है, कर का विच है द पॉल्यूशन पोटेंशियल यूज टू अल्टरनेट हाई सल्फर फ्यूल होता, मतलब क्या होता है, लो सल्फर फ्यूल का यूज करेंगे, जो पेट्रोल वगैरह आता कहते नहीं है, स्प्रीट वाला है, ये वाला है, तो उसमें क्या हो जाती है, लेड की मात्रा, सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है, जो फ्यूल जरने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, एलपीजी तथा सीएनजी गैसों का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, जो क्या कर देती हैं, लेस अमाउंट में पॉल्यूशन करती है, ना के बराबर करती हैं। प्रोसेस मॉडिफिकेशन करिए, ठीक है, प्रोसेस मॉडिफिकेशन में क्या होगा, फ्लाई ऐश का प्रयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, पावर प्लांट का, ठीक है, यूज ज़्यादा न करिए, सोलर पैनल अपने घर पे लगवाइए, ये सब चीज़ भी आप कर सकते हैं। यानी लिखा पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, इक्विपमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का प्रयोग कर दिए यदि हो सके तो, कंट्रोल करिए डिवाइस का, ठीक है, और कंट्रोल करिए गैसेस कंटामिनेशन का, ये सब भी आप प्रयोग करना बंद कर दीजिए, ठीक। डिफ्यूज ऑफ एयर यानी पॉल्यूटेंट इन एयर, मतलब उन्हें क्या कर देना है, कंटामिनेशन चांस को क्या कर देना, मैनेज करना है तगड़े तरीके से, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके बारे में। अब तो ठीक है, देखिए क्या पूछा था, एयर पोल्यूशन को कैसे कैसे कंट्रोल करना है। हम फॉसिल फ्यूल को खुले स्थान पे नहीं जलाएंगे, जो भी हमारे पास डिस्पोजल है उसे हम नहीं जलाएंगे, ठीक है। और तुम्हारे पास जो भी फैक्ट्रियों में से धुआं निकल रहा है उसे बिना ट्रीट करें हम एयर में नहीं छोड़ेंगे, तो ये सब भी मेथड आप बता सकते, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे लिख रखा उसी का भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। वेजिटेशन ज़्यादा अमाउंट में करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का हम क्या करेंगे, कम से कम यूज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर लिख रखा है यहाँ से, कर रखा एक्सप्लेन मेन इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन का मेन इफेक्ट क्या होता है। तो वाटर पॉल्यूशन की डिफिनेशन पहले लिख देंगे, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर, ठीक है, वाटर, ठीक है, यानी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर कॉजेज द डिजीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग नोन एज वाटर पॉल्यूशन। अब इसमें होता क्या, कॉज कौन करता है, ठीक, जो कॉज कैसे करता है, जो इंडस्ट्रीज तुम्हारे पास निकलते हैं इंडस्ट्रीज से केमिकल, वो भी ट्रीट करते हैं, यानी बिना ट्रीट करे वाटर में डाल देते हैं, उससे भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। हम फॉसिल फ्यूल को क्या करें, जला के उसी में छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जो डेड बॉडी है प्रॉपर तरीके से हम क्या करें, उसे जला नहीं रहे, उसमें फेंक दे रहे हैं, हम उसी में गढ़ही में क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ठीक,
गोरू को भी नहवाने, कपड़ा धोने वाला है उस सबको भी हम क्या कर रहे हैं, उसी में डायरेक्ट छोड़ रहे हैं। एक्वाटिक लाइफ उससे ख़राब हो सकती है। जैसे मान लेते हैं अब शहर में पूरा कचरा एक जगह है, वो सब इकट्ठा होकर नदियों में कहीं जा रहा हो तो वो एक्वाटिक लाइफ ख़राब करेगा। अब उसे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे हमें बता देना। इंडस्ट्रीज वेस्टेज क्या होगी, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। अब इसमें बहुत सारे एब्जॉर्बेंट होते हैं, लेड, मरकरी, ये सब यानी कि पेट्रोकेमिकल होते हैं जो बिना ट्रीट किए क्या कर देते हैं, नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे तुम्हारे पास फ्रेश वाटर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उससे एक्वाटिक लाइफ भी डैमेज हो सकती है। एसिड रेन भी क्या कर सकता है, वाटर पॉल्यूशन करा सकता है, जिससे एक्वाटिक लाइफ ख़राब हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जिससे टेम्परेचर राइज करेगा, जिससे एक्वाटिक लाइफ उससे भी ख़राब हो सकती है। ठीक है। एयर पॉल्यूशन जो सी वाटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, पॉल्यूटेड। हाँ, अब एयर पॉल्यूशन इससे कैसे होता है, सॉरी ऑयल पॉल्यूशन है भाई। ऑयल पॉल्यूशन जैसे मान लेते हैं ऑयल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहा है, ठीक, एट द टाइम अब, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मान लेते हैं लीकेज हो जाए तो वाटर पॉल्यूशन क्या करेगा, सॉरी एयर यानी ये ऑयल पॉल्यूशन भाई कितना है, ऑयल पॉल्यूशन मतलब ये क्या करेगा, वाटर, तो वाटर के ऊपर एक लेयर बना देगा जिससे ऑक्सीजन का क्या होगा, ठीक है, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, मतलब एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिससे एक्वाटिक लाइफ सांस नहीं ले पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो ये भी वाटर यानी वाटर पॉल्यूशन पे इफेक्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक वेस्टेज हम क्या कर रहे हैं, बिना ट्रीट किए सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर डाल दे रहे हैं, नदियों में। जैसे ह्यूमन एक्सीटरा, बॉम्बे में पोलिटन सिटी में जाएंगे वहाँ लेटरिन वोटरिंग नहीं, बहुत सारे गटर होते हैं, गटर में डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जो ह्यूमन एक्सीटरा होता है, हमारा स्टूल होता है, डायरेक्ट वहाँ पर वेस्टेज की तरह डाल देते हैं। सॉफ्ट यूज कर रहे हो, ऑर्गेनिक मटेरियल, डिटर्जेंट, पेपर, क्लॉथ, ये सब भी हम नदियों में फेंक रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हो सकती है। कह रखा है यहाँ से, क्या रखा है, राइट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग की निमित्त क्या का, सबसे पहले क्या करना, नॉइज पॉल्यूशन पे आपको 60 नोट लिखना है। नॉइज पॉल्यूशन तो आप जान ही रहे हैं, ये सब चीज़ें इजी है, इसमें ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं होने वाली होगी। ठीक है, यहाँ से हो गया, यहाँ से अब नॉइज पॉल्यूशन में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, उसकी डिफिनेशन पहले लिख देगा। नॉइज पॉल्यूशन अननोन इन्वायरमेंटल नॉइज पॉल्यूशन इज द प्रोग्रेशन इज द ऑफ नॉइज रेंजिंग इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन तथा एनिमल लाइफ के बारे में बताती है। फिर क्या लिख रखा है, लिख रहा है सोर्स ऑफ द आउटडोर नॉइज वर्ल्ड वाइड द मेनली कॉजेज द मशीन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, प्रोग्रेसिव सिस्टम भी यानी करने का काम करती है नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, सबसे ज़्यादा एयर जेट करता है, सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन यही करता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, नॉइज पॉल्यूशन रिफर टू द साइंट अननोनिंग, ठीक है, अनडिजायरेबल फॉर द ईयर। ठीक है, और ये करते हैं हमारे बिहेवियर लाइफ को बीच ये क्या कर देते हैं, एनिमल तथा ह्यूमन की एक्टिविटी को ये चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होते हैं, डिस्टर्ब करने का काम होता है, कार्डियोवास्कुलर टेनिन, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। कॉज ऑफ है, ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन करते कौन है, ठीक है, यानी पर कॉज है मेन इंटरेस्टिंग ईयर प्लग। ठीक है, जो हम क्या कर देते हैं, ईयर प्लग हो, जो दिन भर हम क्या कर देते हैं, ब्लूटूथ लगाते हैं। अब तो पहले मंगलसूत्र कौन पहनते थे, लड़कियां पहनती थी, मगर एक स्टेबल आ गया है जो लड़कों लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, गले में ऐसे ब्लूटूथ लगा लेंगे और क्या करेंगे, गाना ऐसे सुनेंगे एकदम से धिच्ची, मतलब एकदम से पगलैती वाला काम एकदम तगड़ा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का हम एकदम अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उसकी बात अलग है। ठीक है, मगर करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, मगर देखने में भी थोड़ा सा बढ़िया लगता है, VIP। हाँ ठीक, अरे केथुआ का आईपोड ले ला, अरे भाई तो उठुआ आईफोन है, एप्पल का है। ठीक है, अब एक तो आ गया वो तो हटाओ, एक छोटा सा आ गया, कानों में इसे लगा लेंगे। ठीक है, उसे क्या करेंगे, डिब्बा होता है उसी के अंदर पेयरिंग की जाती है। ठीक है, ऐसे कान में लगा लेंगे, उससे भी हमारे पास क्या हो सकती है, नॉइज पॉल्यूशन हो सकती है भैया। ठीक है, मगर हमें सुनना क्या फ़र्क पड़ रहा है, पॉल्यूशन होने दो भैया। ठीक है, ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ से कैसे हमें क्या करना, कौन कॉज कंट्रोल कैसे करना है, हमें क्या कर देंगे, जो भी चीज़ हमारे पास घर में है, ज़्यादा से हम आपकी गाड़ी ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में साउंड प्रोड्यूस कर रही तो उसे भी मेंटेन कराने का काम आपका ही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जिसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है यहाँ से। ठीक है, इसमें कह दिया है ठीक है, यहाँ पर तुमसे कह दिया, तुम्हारे पास क्या रखा, 60 नोट ऑन द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देनी है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होती है, देखिए रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं उनसे यदि पॉल्यूशन होता तो उसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें लिखा फिजिकल पॉल्यूटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंटल रिजल्ट, यानी रिजल्ट ऑफ द रिलीज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज नोन एज
ठीक है, इस कॉल्ड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास क्या इंक्लूड होते हैं, न्यूक्लियर वेपन इंक्लूड होते हैं, और तुम्हारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन पैदा करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट होने के लिए। इफेक्ट क्या कर देता है, प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले क्या होगा, इस रेडिएशन से तुम्हारे पास प्लांट डैमेज हो जाएगा। क्या, जैसे मोस्टली इंक्रीज करेगा यूवी रेज को और इफेक्ट होगा प्लांट अफेक्टेड डायरेक्ट यानी डिफेक्टली, मतलब वो सनलाइट उसकी जो इंटेंसिटी है प्रॉपर अमाउंट में वो भी मैनेज हो नहीं पाएगी। ठीक है, स्टोमेटा स्टॉप कर देगा इवेपोरेटेड डूरिंग द इंक्रीज ऑफ रेडिएशन, मतलब ज़्यादा हो जाएगी रेडिएशन तो स्टोमेटा जो गैस का एक्सचेंज करवा तेरी हम गाय कर यार इतना ज़्यादा रेडिएशन पैदा कर दिए हैं। जैसे आपके मान लेते हैं ज़्यादा तो बहुत प्रेशर डालते हैं ना, बा मर दे हम नहीं करब जा, ठीक है, तो इस तरह स्टोमेटा कहेगा बा मर दे हम नहीं करब, फोटोसिंथेसिस छोड़ा जाएगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं कर, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन सब रुक जाएगी। ठीक, ये हो जाएंगे इनके बारे में। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, उसका क्रोमोसोम आप रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्शन गेट ऑफ द डैम यानी हैपेड हो जाएगी, जिससे शेप उनका अलग हो सकता है, साइज उनकी अलग हो सकती है। ठीक है, वो चीज़ें क्या रखा। इफेक्ट ऑन एनिमल, एनिमल पे क्या करेगा, उनका डीएनए में क्या होगा, धीरे धीरे चेंजेज होगी, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, सडन चेंज। देखो म्यूटेशन हो जाएगी, जिससे उनमें क्या हो जाएगी, हेल्थ पे बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अभी रेडिएशन का यानी नागासाकी हिरोशिमा का नाम सुने हुए हैं, जब बम गिराया गया था भाई, इतनी तगड़ी रेडिएशन थी, कई साल तक वहाँ लूज लंगड़ यही सब पैदा हो, क्रोमोसोम लेवल पे वो जाके चेंजेस हो गया। इसका भी एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ से, ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ें क्या रखा है, देखिए यहाँ से ग्रेट रिस्क हो सकता है, जैसे ल्यूकेमिया हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, हेमराइजा हो जाएगा, ये सब हो सकती हैं। अब बच्चों पे बहुत तगड़ा इस टाइप इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उन्हें हम कैसे, यदि हो चुका है तो ऐसे कैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करें। ठीक है, सबसे पहले जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसे वेल क्लोज कंटेनर के अंतर्गत रख के उस पर लेबलिंग करें। ठीक है, कि अननेसेसरी उसका यूज न करें। ठीक है, अननेसेसरी यूज नहीं करें। ठीक, तो वो कर रखा एवॉइड ऑर्डरिंग री एक्टिव मटेरियल। ठीक है, क्वांटिटी एंड इंटेंट यूजेज के बारे में आपको बताना है, यानी रेडियो एक्टिव वेस्टेज को फेलियर बना देना है और इंक्रीज, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है उसके यूजेज को। ठीक, तो ये बता दिए इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में लिख रखा हाउ डज द एक्सेसिव यूज द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर पॉल्यूटेड आवर द बायोस्फीयर, मतलब क्या रखा, हम यदि ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड तथा खाद का प्रयोग करेंगे अपने खेतों में तो हमारे इन्वायरमेंट यानी बायोस्फीयर पे क्या इफेक्ट होने वाला है, इसके बारे में बता देना है। तो यहाँ पर लिखा देखिए, एडवर्स इन्वायरमेंटल, ठीक, तथा हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ द यानी ऑफ द फर्टिलाइजर। सबसे पहले क्या करें, ओवर फर्टिलाइजेशन, लो न्यूट्रिशन यूज इफिशिएंसी इफेक्ट इन्वायरमेंटल सिस्टम। कहने का मतलब क्या रखा, यदि ज़्यादा अमाउंट में आप फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं यानी लो न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तब भी हमारे यानी इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा तगड़ा। जैसे तुम्हारे पास क्या लिखा, एक्सेस नाइट्रोजन अर्थात फास्फोरस कंट्रीब्यूट टू अब द यूट्रॉफिकेशन करता है, जिससे फ्रेश वाटर सिस्टम के लिए बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। कोस्टल रीजन पे देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल एलगी बहुत ज़्यादा क्या करेंगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारे लिए प्लांट के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ से लिख रखा है। फर्टिलाइजेशन यूज कंट्री यानी लिखा है कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंजेस, मतलब फर्टिलाइज़र यदि ज़्यादा अमाउंट में यूज करेंगे तो हमारे क्लाइमेट को भी चेंजेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज करें, मैन्यूर को हम क्या करें, ज़्यादा यूज करें। ठीक है, ये 40% एग्रीकल्चर को क्या करते हैं, इमिशन को कम करते हैं यदि हम, ठीक है, बायो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे तो। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हो जाने वाला है। यहाँ से कह रखा है ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट ड्यूरिंग द सर्टेन स्टेज ऑफ फर्टिलाइजर लाइफ साइकिल में भी यानी सीवियर होता, मतलब इस पर भी हमारा इफेक्ट पड़ता है। ठीक, आप सोच सकते हैं यहाँ से, इसे थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। कंटामिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन में भी एडवर्स इफेक्ट तुम्हारे पास फूड चैन फर्टिलाइजर पे भी ये इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी यानी इन्वायरमेंटल पॉलिसी के बारे में बताना है, ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब ये पॉलिसी बताई गई इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। तो लिखा है तुम्हारे पास यानी NEP 2006 इफोर्ट टूवर्ड इंडिया कम्युनिटी टू ऑफ द
क्लीन इन्वायरमेंटल मेकिंग द पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल इफर्ट। कहने का मतलब क्या कर रखा, जो हमारे पास नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी होती है जो 2006 में लागू की गई, ठीक है, इसमें क्या कर देते जो इंटरनेशनल तथा नेशनल लेवल पे पॉजिटिव इफेक्ट डालने के लिए हमारी इन्वायरमेंट पर एक लागू की गई थी। इसमें क्या कर रही है, वेरियस अर्ली यानी पॉलिसी तुम्हारे पास है जो इन्वायरमेंट की नीड होती है डेवलपमेंट के लिए। इसमें क्या क्या रखा गया, प्रोटेक्ट एन, ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम एंड रिसोर्सेज, मतलब जो भी इकोलॉजिकल सिस्टम और रिसोर्स उसे प्रोटेक्शन करना, जैसे प्लांटेज हो गया, बड़ी बड़ी जो तुम्हारे पास, ठीक है, बड़ी बड़ी तुम्हारे पास जो क्या होती हैं, ये जंगल होती है, उसे ज़्यादा काटा ना जाए, ये सब चीज़ें इसे मेंटेन करती है। इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस द इन्वायरमेंटल रिसोर्स द क्वालिटी ऑफ द ऑल सेक्शन सोसाइटी, ठीक है, पार्टिकुलर तथा पुअर कम्युनिटी के बारे में बात करें, ठीक है, मोस्ट डिपेंडेंट इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइवहुड, ठीक है, एक्सेस टू ऑफ दीज रिसोर्सेज के बारे में बताती है। फिर क्या रखा है यहाँ से आप देख सकते हैं, जस्टिस करना इन्वायरमेंट के प्रति, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें बिना इफेक्ट किए हम अच्छे अच्छे क्या करें, उन पे पॉलिसी प्लान प्रोग्राम ये सब बताएं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलपमेंट हो सके बिना इन्वायरमेंट को बेकार किए, ख़राब किए, ठीक है। इकोनॉमिकली आउटपुट हमारे पास क्या इंश्योर करें इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज से रिड्यूज कम, यानी सेंस रिडक्शन कम से कम हो, ठीक है। और क्या कर देते हैं, बहुत सारा क्या, जैसे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए, सब चीज़ें सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें वो बोल रहा है। ओ भाई, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं कन्वर्सेशन ऑफ, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ क्रिटिकल इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई यहाँ से। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे यहीं पर नीचे दे रखा है, ठीक है, वाई इज़ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायर, क्यों हमारे पास, ठीक है, यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायर पड़ती है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, जिसे हम ISO बोलते हैं, ठीक है। IOS प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, 2004 वाला आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है, इसके कईयों पार्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है तुम्हारे पास, अब ये क्या करती, तो ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम इन्हीं के अंतर्गत होता है। जैसे क्या हो गया, किसी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना, प्लानिंग एक्टिविटी बनाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिस, प्रोसीजर, प्रोसेस, ये सब भी कौन मेंटेन करता है, यही करती है, ESM करती है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस रेगुलरली रिक्वायरमेंट होती है, सिस्टमेटिक तथा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में होनी चाहिए। फिर क्या रखा तुम्हारे पास, रिड्यूस द रिस्क ऑफ द नॉन कॉम्प्लिएंसन होना चाहिए, जिससे हमारे पास इंप्रूव हेल्थ हो सके, हेल्थ को सेफ्टी हो सके, ठीक, एम्प्लॉय पब्लिक वगैरह सारा चीज़ें। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है और मैनेजिंग करता है, ठीक है, सिग्निफिकेंस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पैदा करता है, ठीक है। फिर क्या रखा, मैनेज तथा इम्प्रूव इट्स द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को हमें मैनेज करना है, निगेटिव इम्पैक्ट को ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, कम करना है, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिखा है, इंक्रीज द रिसोर्सेज इफिशियंसी को ज़्यादा करना है, जैसे कटिंग वेस्टेज, ठीक है, एनर्जी यूजेज में हमें क्या करना है, ज़्यादा मैनेज करना है। तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से दे रखा, भाई तू की कर दिए, कई बार में सारे झटके में ख़त्म कर दिए तो भैया, ठीक। तो रिड्यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा जो भी टूल्स है उसे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, सिस्टमेटिक मैनर में जो भी मैनेजिंग करने का होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आप करें वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा क्या इंटरेक्शन बढ़ाए, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट लिख रखा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में एक्ट कब लागू किया गया था, 2005 में किया गया था। इनके अनुसार क्या कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रीट एनी डिजास्टर, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रिड्यूज कैसे कर सकते हैं, रीडनेस ऑफ द डील विद एनी डिजास्टर, मतलब कोई भी डिजास्टर आए उसे डील कैसे करना उसके बारे में बताता है। प्रमोट, ठीक है, लिखा है प्रमोटेनेस इन लीडिंग विथ द यानी डाइस्टर, मतलब क्या करता है, उसे कैसे प्रमोट करना है, ठीक है, उसके बारे में बताने का काम करता है। रिड्यूस द रिलीफ, कैसे हमें शांत रखना, सब ठीक है, रिहेबिलिटेशन करने का काम ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अब डिजास्टर देखा जाए तो तुम्हारे पास नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का डिजास्टर है,
ठीक है, ये हो जाएंगे इनके बारे में। ठीक, अब नेचुरल में देखा जाए तो तुम्हारे पास जैसे बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो वाटर तथा क्लाइमेट डिजास्टर, जैसे तुम्हारे पास फ्लूड हो गया, यानी क्या होगा, फॉल स्टॉर्म हो गया, यानी क्लाउड बर्स्ट हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सब तुम्हारे पास आते हैं। जियोलॉजिकल डिजास्टर में तुम्हारे पास लैंड स्लाइडिंग हो गई, नहीं बोलते हैं कि लैंड स्लाइडिंग हो गई, मतलब वहाँ से पूरी मट्टी खिसक गई, रोड पे आ गई, अब क्या हो गया, बहुत सारे यातायात साधनों में मर गए। ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो यानी क्या होगा, टोर्नेडोज, ये सब आ जाते हैं। बायोलॉजिकल में तुम्हारे पास वायरल इपिडल, यानी हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री क्या करेगी, दूसरी कंट्री अपनी कंट्री के लिए बचाने के लिए दूसरा अपने एंटीडोट बचा लेगी और उसी से रिलेटेड एक वायरल इन्फेक्शन छोड़ देगी, मतलब पूरी कंट्री खराब। जैसे अभी वो आया था, वायरस आया था कोरोना, वो सब डैमेज करके चला गया। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं। पेस्टल अटैक हो सकते हैं, यानी कैटल इपिडेमिक हो सकती है। ठीक है, इंडस्ट्री डिजास्टर भी तुम्हारे पास केमिकल इंडस्ट्री से हो सकते हैं, रिफाइनिंग वगैरह। ठीक है, और क्या लिखे हैं, नेचुरल में देखा जाए, ठीक है, नेचुरल में देखा जाए तो कहाँ से कहाँ तक, ठीक, तो नेचुरल में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सामने भी लिख रखा, तुम्हारे पास क्या होता है, रेडिएशन पॉइजनिंग वगैरह भी होती है। तो ये हो गया इन सब चीज़ों के। ठीक, तो यहाँ से कह दिया तुम्हें एजेंसी इवॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट, कौन कौन सी एजेंसी जाता है, NDAM, इसे प्लीज़ आप फुल नेम याद रखिएगा। NDAM का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जो मैनेज करने का काम करती है। नेशनल एजुकेट कमेटी होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी लोगों को एक्सक्यूज करती है कि इसे कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है। डिपार्टमेंट, अब अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, फॉरेस्ट का अलग होता है, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या हो गया, एटॉमिक एनर्जी अलग होती है, डिफेंस, वाटर, ड्रिंकिंग, ये सब चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे SDMA बोला जाता है, ये भी मैनेज करने का काम करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी इसमें। अब डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे प्रिवेंट करना है, हमें रिस्क असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी मैपिंग करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल लेवल पे जाके, ठीक है, जियोग्राफिकल मैपिंग करनी पड़ेगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट कम से कम हो। जैसे अभी बाढ़ आ रही है तो हमें प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी बाढ़ की, ठीक है, और उन्हें स्टेबल, मतलब जो छोटे गांव उन्हें स्टेबल करें किसी दूसरे, ठीक, टीले के ऊपर 2-4 महीने के लिए। ठीक है, तो इंक्रीज द ट्रेड एंड डिजास्टर अर्बन एरिया, मतलब क्या करते हैं, ठीक है, अर्बन एरिया में जो भी डिजास्टर आ रहा है उसे भी मेंटेन करने का काम करें। ठीक है, क्रिटिकल यानी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए बनाएं, ठीक है, जिससे उन्हें समझ में आए, यानी, और दूसरे क्या रखा है, इनॉर्मसली मेंटेन टू ऑफ द, इसमें करना पड़ेगा। और यानी क्लाइमेट चेंजेज एडाप्ट, यानी क्या होता है, एडाप्टेशन देना पड़ेगा। जैसे मान लेते क्लाइमेट यदि चेंज हो जाता है, अपने आप को कैसे अडॉप्ट करें। जैसे मान लेते साइक्लोन आ जाएगा तब क्या करेंगे, बाढ़ आ जाएगी तो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे वो क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं आराम से। ठीक है, सूखा पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, यदि क्लाइमेट चेंजेज ऐसी तरह से होता रहे तो हमें कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा, ठीक है, 2023 का पेपर सॉल्यूशन आपके सामने ये हो गया। इसका PDF यदि चाहिए तो हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम, ठीक है, इसका PDF का फ्री ऑफ कोर्स, आपका 1 भी रुपया इसका लगने वाला नहीं है। हमारे व्हाट्सएप पे क्या करेंगे, वहाँ पर नंबर है 8847 पे, वहाँ पर नीचे दिया गया लिंक में, वहाँ से आप कांटेक्ट करके इसे मंगा सकते हैं और इसे प्लीज़ अच्छे से रीड करिएगा। ठीक है, EDM को प्लीज़ आप हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी बैक लग सकता है किसी भी पर्सन का। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।